हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि एनसीईआरटी विज्ञान विषय की मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो क्लास 6 की पूरी जितने भी चैप्टर थे क्लास 6 के वो कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी विज्ञान विषय के। और 7th क्लास के आप लोगों के जो है 8वां चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो 7 चैप्टर पहले अपलोड कर दिए हैं, आप लोग ज़रूर देख लेना ताकि आप लोगों के जो है रीट एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं टीचर से संबंधित या विज्ञान विषय से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उन सभी में आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर जो है एनसीईआरटी निभाने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग आराम से सावधानी से वीडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा जो भी मैं बोलता हूँ। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक वाइक कर लिया करो। चलिए आज हम पढ़ते हैं पादपों में जनन। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि अपन ने जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली है। अब हम पढ़ेंगे पादपों में जनन, यानी कि पौधे अपना जनन कैसे करते हैं, है ना, वो बातें अपन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जनन करने से जो है वंश बढ़ता है ना, आगे जो है नए नए प्रजाति बनती है, नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है। तो पादपों में जनन यानी कि पादपों से जो भी अपनी वंश बढ़ाएंगे। जंतुओं में तो आप लोग जानते ही हैं, पादपों में भी आप लोग समझ जाएंगे चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए पढ़ते हैं। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जनन की विधियां यहाँ पर आई है, तो हम पढ़ते हैं जनन की विधियों के बारे में। ठीक है, कक्षा 6 जो कि अपन ने पहले पढ़ ली है, इसलिए ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कक्षा 6 की पूरी वीडियो अपलोड है, आप लोग जरूर देख लेना। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। पुंकेसर, स्त्रीकेसर, है ना, पुमंग, जायांग, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। यानी कि अधिकांश जो पादप है उनमें मूल मतलब होता है जड़, तना मतलब कि जो उसको स्तंभ के रूप में होता है वो तना, और पत्तियां आप लोगों ने देखी होगी। तो मूल, तना और पत्तियां होती है, ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद, है ना, वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। ठीक, आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा। बड़े बड़े आम के वृक्ष आपने देखे होंगे, वहाँ पर देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद से फूल जो आम के पौधे में आम के वृक्ष में जो लगे रहते हैं, पुष्पित होते हुए देखा होगा। यही पुष्प बाद में जो है आम के उन रसीले फलों को निर्मित करता है। यानी कि जो आपने फूल देखा है उसी से आपको आम देखने को मिलेगा उसी जगह पर, जिसका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। आप यही तो करते हैं, आम के सीजन में आम खाते हैं, ठीक है, उसका जो भी कवर है वो भी खा लेते हैं, उसके अंदर का जो भी रसीला पदार्थ है वो भी खा लेते हैं, पर जो गुठली होती है उसको थोड़ी ना खाते हो, उसको फेंक देते हो। अब आप लोगों ने जहाँ कहीं पर भी उसको फेंका है वहीं पर वो क्या करेगी? बरसात की बूंदें पड़ेगी, अंकुरित हो जाएगी और वहाँ से वो पौधा बन जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा ही कुछ होता है ना। हम फलों को खाते हैं, सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? अगर ऐसा ही है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है, ये बात करनी है। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। जो पुष्प रहते हैं ना, वो जनन का कार्य कैसे करते हैं? जैसे आप लोगों ने पुष्प को देखा, कोई भी फूल है उस पर कोई भी मक्खी आएगी मकरंद लेकर, है ना, तो वहाँ पर क्या है, दूसरे पौधे से टच होके वो उस पर आ जाएगी। तो कोई मादा वृक्ष होगा तो उस पर आकर जब भी कोई पक्षु जो नर उस पर बैठ कर आता है, नर पुष्प पर, तो वहाँ से आकर उस पर बैठ जाता है तो वो अंकुरित हो जाती है। इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं? जनन करते हैं, मतलब पादप। ठीक है, तो पादपों में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो जनन की बात करते हैं, कितने क्या प्रकार के होते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है। चलो, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। इसमें जनन दो प्रकार से होता है, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन।
अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार ऐसा तो होता ही नहीं है कि कुछ ऐसा पेड़ ऐसा वो ऐसा नहीं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े पौधों के पौधे जो भी रहते हैं पेड़ पौधे, उनके जस्ट नीचे जो है उनके बीज से नए नए जो है उनके बच्चे बन जाते हैं, मतलब कि जनन के द्वारा नए पादप बन जाते हैं। समझ रहे हो? इनमें जनन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अलैंगिक, यानी कि इसमें क्या होगा, लैंगिक चीज़ें यूज में नहीं ली जाएगी, कोई भी ऐसी चीज़ें यूज नहीं आएगी, यानी कि किसी भी प्रकार के बीज की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। बिना बीज के क्या हो जाएगा, नया पादप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं वो अलैंगिक, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। पहली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे। वह जानना चाहती है कि यह पादप जनन कैसे करते हैं। अब देखो कायिक प्रवर्धन यहाँ पर आया है, तो ये अलैंगिक प्रकार जो होते हैं, अलैंगिक जनन जो होता है उसी का एक प्रकार है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, आपने देखा होगा, नॉर्मल सी बात है, घर परिवार में कहीं पर भी तो गन्ने के पेड़ वेड़ लगाते हैं तो गन्ने के टुकड़े कर लिए जाते हैं, फिर उसको रोप दिया जाता है ज़मीन में और फिर उसी से क्या हो जाता है, पूरा बड़ा भारी गन्ना निकल जाता है। आलू में देखा होगा आपने, आलू के जो है वो आंखें निकली रहती है, उनको काट काट के ज़मीन में लगा दी जाती है, फिर नया पौधा बन जाता है। तो ऐसा होता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल यानी कि जड़, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जनन पादप के कायिक भाग से होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पर क्रियाकलाप 8.1 आता है, उसमें देखो, गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। मतलब कि आप लोग देखना, गुलाब के पौधे में भी जो है, गुलाब के जो पौधे रहते हैं, चंपा के पौधे रहते हैं, उनमें से एक जगह वहाँ पर जो बैंड आते हैं बहुत सारी जगह, वहाँ से आपको काटना है और उस काटने के बाद उसको आप ज़मीन में लगा देंगे तो आराम से उससे एक और नया पौधा बन जाएगा। तो उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। कलम कहना आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी बार आपने जब गुलाब के फूल वूल उगाए होंगे परिवार में, घर में, तो आप लोग देखते होंगे कर्तन या कलम कहते हैं कि कलम करके ले आना, फिर उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं या गमले में लगा देते हैं मिट्टी में, तो वो चल जाता है। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी देना है और इसकी वृद्धि को आपको देखते रहना है। नोट कीजिए कि जड़ यानी कि मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। देखो इस टाइप से ये यहाँ पर कट लगे रहते हैं, पर्व संधि इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे, इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा लगाकर दोहराइए। मनी प्लांट का पौधा तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपके घर में जो हरे हरे पत्तियां रहती है बड़ी बड़ी, वो होता है मनी प्लांट। ठीक है, आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती है। यह कलिकाएं प्रोह यानी कि अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती है। ठीक है, कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां, जिसके चारों ओर, देखो ये आलू, मैंने जैसा बोला था कि ये आंखें निकली रहती है, इसको कहते हैं आंख, आलू की आंख है ये। इसको यहाँ से काट काट के आप लोग जमीन में गाड़ेंगे तो नया पौधा बन जाएगा, फिर बहुत सारे आलू वो दे देगा। दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म देती है। क्रियाकलाप 8.2, एक ताजा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े शत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती है। शत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिसमें से प्रत्येक में एक आंख जो है अवश्य होगी। उसे मिट्टी में आपको दबा देना है। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते आपको रहना है जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं। इस प्रकार आप अदरक और हल्दी में भी उगा सकते हैं। देखो है ना, अदरक का एक टुकड़ा जिसमें ये निकल रहे हैं बहुत सारी जड़ें। ब्रायोफिल क्या होता है, एक होता है पत्थर चट्टा पौधा होता है, आपने देखा होगा, जो पतरी वतरी हो जाती है तो उसमें यूज किया जाता है। पत्थर चट्टा यानी कि पत्थर नहीं होता, वो पौधा ही रहता है, हरे कलर का रहता है। ठीक है, ब्रायोफिल्स यानी पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्ती
आर्द्र मृदा पर गिर जाती है, यानी कि थोड़ी नमी वाली जो मिट्टी है उस पर गिर जाती है, तो प्रत्येक कलिका मुकुल द्वारा नए पौधे को क्या कर देती है, जन्म दे देती है। वहीं से क्या होता है, नया पौधा स्टार्ट हो जाता है पत्ती से ही, ठीक है ना। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद, डालिया यानी कि डहेलिया, ठीक है। चलो, ब्रायोफाइल की जो पत्ती है वो आप लोग देख सकते हैं, पत्थर चट्टा की ये पत्ती है, इसमें ये पत्तियां निकल जाती है, अगर ये गिर जाती है तो वहां से पौधा स्टार्ट हो जाएगा। कैक्टस यानी कि कांटे वाला पौधा है। कैक्टस जैसे कि पादप के वे भाग हैं जो मुख्य पादप से अलग विलग्न हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। बुझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है, तो देखो, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन, ठीक है। अब मुकुलन पढ़ते हैं, सेम चीजें हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मुकुलन पढ़ेंगे। आपने पहले इष्ट के बारे में सुना था, पढ़ा भी था, बिल्कुल मैंने पढ़ाया था, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो इष्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि इष्ट एकल कोशिका एक कोशिकीय जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्रियाकलाप 8.3 है ना। तो यहाँ शिक्षक और शिक्षिका की जो निगरानी में किया गया है, तो देखो, बेकरी से इष्ट यानी कि जो फफूंद टाइप आपने सुनी होगी वही इष्ट होती है, ज़्यादा कोई दिमाग में लोड डालने की जरूरत नहीं है। बेकरी से इष्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से इष्ट पाउडर खरीद ले, ठीक है। इष्ट पाउडर खरीदना है आपको, है ना, नॉर्मल मिल जाता है, केमिस्ट की दुकान पे मिलेगा, समझ रहे हो, रासायनिक जो दुकानें रहती हैं वहाँ पर, या फिर बेकरी वेकरी में से ले लेना, आराम से मिल जाएगा। चुटकी भर इष्ट लेकर इसे किसी एक पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें एक चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड या पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से आपको देखना है। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई इष्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इष्ट कोशिका इस प्रकार की होगी, फिर विकसित होता हुआ मुकुल यहाँ पर दिख रहा है, फिर नवीन मुकुल, फिर यह मुकुल श्रृंखला आपको दिख गई होगी। समझ गए आप लोग बात को? चलिए, इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिकाओं से विलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। नई इष्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई इष्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाएं बन जाती है। अब हम बात करेंगे खंडन की, ठीक है। सेम चीजें हैं, लगभग आपको समझ में आ भी रही होगी। खंडन यानी कि आपने तालाब और ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपंक्ति गुच्छे तैरते हुए यहाँ पर इस टाइप से देखो, एक शैवाल में यहाँ पर खंडन कर दिया गया है, देखे होंगे, ये शैवाल है। हरी हरी काई टाइप में नहीं देखी आपने, वही शैवाल होते हैं। यह शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करने लग जाते हैं, मतलब आगे बढ़ने लग जाते हैं। तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विघटित हो जाते हैं। यह खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। फिर आता है बीजाणु निर्माण। अब बीजाणु का निर्माण कैसे होता है उस पर बात कर लेते हैं। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो यह वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए यह लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों, यहाँ पर देखो कवक में बीजाणु द्वारा जनन हो रहा है, कवक जाल है, बीजाणु धानी आपको दिख गई होगी और बीजाणु आपको दिख गए होंगे। सब चीज़ें क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये पत्ती आपको दिखी है ना, इसमें बीजाणुधानी पुंज है साइड में नीचे की तरफ, और बीजाणु उत्पन्न करने वाला क्षेत्र उसको कहते हैं, और ये फर्न नामक पौधे में है, ठीक है।
को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्ण जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अब बात करेंगे लैंगिक जनन की। ठीक है, लैंगिक जनन यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर क्या होगा, मादा जनन अंग। ठीक, क्रियाकलाप 8.4, सरसों, गुड़हल, पिटूनिया का कोई पुष्प लेना है आपको। ठीक है, इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर हो अथवा केवल स्त्री केसर हो, ठीक है ना, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। अगर मान लो जिस पौधे में या जिस पुष्प में एक ही पुंकेसर हो या फिर एक ही स्त्री केसर हो, वो क्या होगा, एक लिंगी। और जिसमें पुंकेसर भी हो स्त्री केसर भी हो, दोनों हो, तो वो द्विलिंगी। ठीक है, पुंकेसर जो होता है वो पुरुष पुष्प में होगा और जो स्त्री केसर है वो मादा पुष्प में। ठीक है ना, समझ गए आप बात। देखो, मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि यही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में क्या होता है, द्विलिंगी यानी कि स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होते हैं। ठीक है, नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न पादपों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। एक बार आप लोग देखो, यहाँ पर पुंकेसर आपको दिखा, चित्र में देखना, ये पूतंतु है जो लंबा शाख है और परागकोश आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिल जाएगा। स्त्री केसर की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पर देखो आपको काट के भी दिखा रखा है, तो अंडाशय है, बीजांड है, ऊपर की तरफ आपको वर्तिका है और ऊपर ऊपर वर्तिकांग है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकांग, वर्तिका, अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। ठीक है ना, इतनी बात कंप्लीट है। भूजो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। परागण की बात कर लेते हैं। सामान्यतः परागकणों में परागण की बात करेंगे, है ना। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपके जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकांगर पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो इसे कहते हैं स्वपरागण, और दूसरे वर्तिकांग पर गिरते हैं तो इसे क्या कहेंगे, परपरागण। इतना समझ में आया आपके? ठीक है, बुझो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे सुगंध युक्त क्यों होते हैं? क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है? ठीक है ना, ऐसा कहा गया है। देखो, किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकांगर पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकांगर पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकांगर पर गिरते हैं तो इसे कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, स्वपरागण क्या होता है, ये जो वर्तिकांग है इस पर ये परागकण इसी पर गिर गए, खुद के पौधे पर ही गिर गए तो वो स्वपरागण हो जाएगा। पर मान लो इस वाले स्वपरागण पे जो ए लिखा हुआ है, इस वाले वर्तिकांग, इसके परागकण जो है दूसरे के वर्तिकांगर पर गिर गए तो वो क्या कहलाएगा, परपरागण। इतना समझ में आ गया? चलो आगे पढ़ते हैं। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांगर पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने बता दिया। अब निषेचन की बात करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपकी निषेचन क्या होता है? इसमें नर और मादा दोनों क्या करते हैं, संयोग करते हैं तो क्या बन जाते हैं, युग्मनज। और युग्मनज की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, निषेचन। ठीक है, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी कि संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, युग्मनज कहाँ होता है, भ्रूण में विकसित होता है। यहाँ देखो, ये अंड कोशिका आपको दिखी होगी डायग्राम ए में,
और दूसरा जो डायग्राम है उसमें युग्मनज का निर्माण हुआ है, परागनलिका है। ऊपर देखो अंकुरित होता हुआ परागण आपके जो है इसमें चला गया कहाँ पर, अंड कोशिका में। तो ये देखो यहाँ से अंड कोशिका में आया दूसरे डायग्राम में, तो युग्मनज का क्या हो गया, निर्माण हो गया। समझ गए। फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात जो अंडाशय हैं फल में विकसित हो जाते हैं, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं, जैसे आम हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया। ठीक है। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट आदि। ठीक है ना। इतनी बातें सबकी क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे बीज प्रकरण। यहाँ पर सेब आपको दिखा, देखो या एक चीज अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ी थी कि इसको चाकू से काटते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है आपको? नहीं याद है तो पिछला लेक्चर जरूर देखना, भूलो मत यार ऐसे। सेब का एक भाग और बादाम। देखो बीज प्रकरण। बीज प्रकरण पढ़ते हैं। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों यानी कि नए उगे पौधे के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उसमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना। विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से क्या होता है, लाभ होता है। किसको? पादपों को। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिद में सूर्य का प्रकाश, जल, खनिजों के लिए परस्पर क्या होता है, कंपटीशन कम हो जाएगा। स्पर्धा की संभावना क्या होगी, कम हो जाएगी। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपने पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। यहाँ देखो सहलन, आपने फली देखी होगी, एक सहलन, सूरजने की फली, जो भी है आप समझ गए होंगे। सहजन यानी कि डोमेस्टिक, और यहाँ पर द्विफल है मैपिक। देखो द्विफल मैपिक दिखा आपको, मैं भी नहीं जानता द्विफल मैपिक को तो, पर नाम सुन लो आप लोग, देख लो डायग्राम दिख रहा है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन यानी कि डोमेस्टिक तथा द्विफल यानी कि मेपिल जैसे पादप के फंक युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक यानी मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी और तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में पलवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल को देख लो। ठीक है। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी, कांटेदार जो बीज हैं जिनके हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण है यूरेना और जेंथियम। याद रखना यूरेना ऐसा रहेगा ए वाला, और बी वाला जो है जेंथियम है। ये सॉरी नहीं, ये सूरजमुखी के रोमयुक्त फल है पहला, और दूसरा यहाँ पर मदार आग के रोमयुक्त बीज है। यूरेना और जेंथियम के जो चित्र है वो तो यहाँ पर ये जेंथियम का नीचे है, यूरेना का नहीं है। ठीक है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा होता है। ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो तो आप लोग आराम से इनको पढ़ लेना। जो उदाहरण है वो जरूर ध्यान रखना, है ना। एक लिंगी पुष्प, बहुलिंगी पुष्प, बहुत सारी चीज़ें थी। स्वपरागण, परपरागण, बीज प्रकरण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, कैसे करते हैं परागण वगैरह, स्त्री केसर, पुंकेसर, एक लिंगी, द्विलिंगी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है। अलैंगिक जनन पढ़ाया, मुकुलन, भ्रूण, प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन। ठीक है। युग्मक, बीजांड, परागण, लैंगिक जनन, बीजाणुदानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन पढ़ाया है, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर, पुंकेसर, सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई है इस चैप्टर में। आराम से आप लोगों को नहीं समझ में आया तो डबल से आप लोग देख लेना। वीडियो की स्पीड कम करके, ज़्यादा करके, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लोग देख लीजिए। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात जो है चैप्टर के लास्ट में आती है, सारांश के तौर पे आपने क्या सीखा। ठीक है। देखो
सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की तो कुछ विधियां हैं, जैसे कि खंडन हो गया, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन। ये किसकी है? अलैंगिक की। लैंगिक की बात करें तो नर मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना, मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग होता है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक जो है बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांग तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोशों से उसी पुष्प के वर्तिकांग पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोशों से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकांग पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मक निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है और युग्मनज का विकास भ्रूण से होता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अपन ने जो है क्लास 7 का विज्ञान विषय का 8वां चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, पादपों में जनन, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें अगर हम बात करें तो स्पेशल तौर पे आपको कायिक प्रवर्धन याद रखना है, मुकुलन, परागकोश, ये सारी निषेचन, खंडन, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और जो इनके उदाहरण है वो ध्यान रखने हैं। बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चैप्टर है। अगला चैप्टर आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये जो भी एनसीईआरटी से संबंधित चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ आप लोग सुनते हैं, है ना, तो ध्यान से आप लोग जैसे भी सुनते हैं तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प किया करो और लोगों को भी शेयर कर दिया करो, ताकि और भी बच्चे जुड़ेंगे। क्योंकि 100 सब्सक्राइब कंप्लीट होने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन ले पाऊंगा। ये बात आप लोग समझेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी जैसे आपकी जैसी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।